नमस्कार, स्वागत है आपका इटिना स्वदेश के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं अंश बिलोर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों पर जवाब देंगे। तो चलिए सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें दूसरे सोशल साइट जैसे कि एक्स यानी ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल पूछने का भी एक फॉर्मेट है, वो भी बता देता हूं, बेहद आसान है। आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। इसके साथ साथ जो दर्शक हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं वो भी अपने सवाल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहाँ से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने गेस्ट पैनल को भी जोड़ते हैं। तो आज हमारे साथ येस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला और मिराई एसेट शेखान से विनोद मोदी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बाजार देखिए और यहाँ पे बताइए कि निफ्टी देखे तो थोड़ा सा लाल निशान में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, बाकी देखे तो निफ्टी बैंक भी लाल में दिख रहा है, लेकिन सेक्टर वाइज देखे तो काफ़ी मिला जुला यहाँ पे आज ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर निफ्टी की बात करें तो पिछले 6 सेशन से अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ देखें तो 22,700-800 के आसपास का एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है, और उसके ऊपर ही हमें सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। जब भी वहाँ पे आ रहा है वहाँ से थोड़ी सी हमें बाइंग दिख रही है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बनती है? सुप्रभात अंश जी, और शरद जी को भी मेरा नमस्कार, मेरे अदर पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि निफ्टी कई दिनों से 22,700 800 लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, और जहां पे हमारे की सपोर्ट एरियाज भी दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली वहां पे फॉलिंग वेज का लोअर बैंड एरिया है जहां से हमें बाइंग देखने को मिलती है, और अपर साइड के लेवल्स जो है वो 23,200 से लेकर 23,250 के जोन पर है। तो जब तक निफ्टी 23,250 के लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देता है, तब तक रेंज बाउंड मूव बना रहेगा। हालांकि आज ये चौथा या पांचवा सेशन है जहां पे हमें एक बाउंस बैक मूव आता हुआ हम देख रहे हैं निफ्टी में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 22,800। तो इसका मतलब यही है कि 22,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके निफ्टी इसके ऊपर रहता है और 23,200 टू 50 के नीचे रहता है, तब तक एक रेंज बाउंड कंसोलिडेटिव मूव कंटिन्यू रहेगा मार्केट में। ऊपर जाने के लिए उसे 23,250 के लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू चाहिए, और अगर हमें नीचे के स्तर पर जाना है तो एक हमें डिसाइसिव ब्रेक थ्रू 22,700 के नीचे चाहिए। तो दोनों ही स्तर में एक साइडवेज मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। कल यहाँ पर एक हमने अच्छा खासा रिबाउंड देखा था, बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन देखा था। हालांकि आज फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में अच्छा है कंपेरेटिवली निफ्टी। जब तक बैंक निफ्टी 48,800 के 800 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक हम एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार ये 49,630 के लेवल्स को निकालता है, देन आफ्टर हमें फर्दर पुल बैक मूव जारी रहता दिखाई दे सकता है बैंकिंग इंडेक्स में। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है लक्ष्मीकांत जी बात कर रहे थे, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक। लेकिन अब चलते हैं शो के सबसे पहले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद सक्सेना। नमस्कार शरद जी, आप ज़रा बताएंगे कि आपकी बाइंग क्या है और क्या बाइंग प्राइस पे है? सर मेरे पास आईआरएफसी के 1500 शेयर है सर। मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले बाय किया है 122 रुपए पे लेवल पे। और सर ये लंबे अवधि के लिए रहेगा शरद जी? मैं होल्ड रखूं या अपना जो भी है सर, अभी होल्ड रखूं या थोड़ा टाइम या? ठीक है, सिर्फ 2 दिन पहले ही आपने जो है बाइंग की है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी बॉटमिंग आउट तो रेलवे स्टॉक्स में हमने देखी थी, थोड़ी बाइंग लास्ट सेशन में भी देखी थी, और आज भी देखे तो हरे के निशान में ट्रेड कर रही है। हालांकि उतना बड़ा मूव नहीं आया है जितना कल हमने देखा था रेलवे स्टॉक्स पे मूव। आज जो है लगभग ½ % ऊपर है दिन के ट्रेड में, और हाल ही में 2 दिन हुआ आपको खरीदते हुए। तो ऑफकोर्स 122 रुपये की जो है आपकी खरीदारी है। विनोद जी, फंडामेंटली जो है करंट लेवल्स पे बाई करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? बिकॉज इन्होंने सिर्फ 2 ही दिन हुआ इन्हें खरीदते हुए, 122 का इन्होंने बाइंग किया है, और हमें ऑफकोर्स देख रहे हैं 2 दिन से जो है एक सपोर्ट मिल रहा है रेलवे स्टॉक्स को, और आज भी टेक्निकली एक वॉलेटाइल मार्केट में भी हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स को थोड़ी सी सपोर्ट आ रही है। तो विनोद जी क्या
लगता है आरएफसी का फंडामेंटली? हाँ सर, फंडामेंटली मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव नहीं रहेगा। मैं शुरू से ही स्टॉक में निगेटिव हूँ। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका ओवरऑल अगर मैं एयूएम ग्रोथ आप देखें 2 से 3 सालों में वो लगभग फ्लैट रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में भी क्योंकि रेलवे क्षेत्र में जो कैपेक्स होनी है उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा इंकरेजिंग ग्रोथ दिख नहीं रहा है। और दूसरा चीज है कि ये जो है ओवरऑल जो गवर्नमेंट को ये बेसिकली रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ये सब देते हैं। तो इनका एनआईएम भी आप देखें तो मार्जिन ये 1 से 1.5% के बीच में मार्जिन ट्रेड आई मीन धंधा करता है कंपनी। और उसके अलावा जो रिटर्न्स और एसेट जो बनाते हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लोअर मार्जिन आपका रिटर्न आरओए जो कहते हैं वो भी कुछ खास नहीं आता है, 1% के बीच में होता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की गुंजाइश मुझे बहुत कम दिखती है ये स्टॉक में। स्टॉक्स ऊपर से डेफिनेटली काफी करेक्ट हो गया है, बट ये मुझे री-रेटिंग की अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो मेरा व्यू इस पर पॉजिटिव नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये है राय आईआरएफसी पे आती हुई विनोद जी की तरफ से। लेकिन इसी बीच हम साइन पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सवाल आते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल अगर कंपनी का हम मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ 23 जैन को इनके रिजल्ट्स आए थे जो थोड़े वीक नज़र आए थे। इन्होंने अपने FY25 के गाइडेंस भी घटाए थे, जिसके चलते हमने ये भी देखा था कि CEO ने भी रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद स्टॉक 20% टूटता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी यहाँ पे खबर आई है कि कंपनी ने एक न्यू CEO को नियुक्त किया है, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ गए हैं साथ में साथ। अगर शरद आप बताइए, आज ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें काफ़ी सारे थे, आप इस पे बात करें। देखिए बुलिश नजरिया तो है ब्रोकरेजेस का। ये मैं बता दूं, जेपी मॉर्गन अभी ओवरवेट है, टारगेट प्राइस 1750 दिया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो इनका जो पर्सन आए हैं, इन्होंने जो है लगभग 30 साल दिया है HCL टेक में, R&D सेगमेंट यानी कि इंजीनियरिंग R&D सेगमेंट में, और लगभग $1.5 बिलियन का ये खुद का अपना सेल्स पोर्टफोलियो HCL टेक में। मतलब ये सेल्स में अच्छे हैं, जो आपके साइंट के प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है वहाँ पे अलाइनमेंट में। तो ओवरऑल जो है थम्स अप जरूर है। ऑफकोर्स स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आज आ रही है, पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी है। लेकिन अंश याद रखिए, ब्रोकरेज ने थम्स अप दिया है। कुछ चैलेंजेस कंपनी के हैं। तो नया CEO आता है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है तो री रेटिंग की भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। और आपने सही कहा, 20% करेक्शन भी हुआ रिजल्ट्स के बाद। तो ऑफकोर्स कंपनी का एक हिस्ट्री रहा है कि जब भी वो गाइडेंस देते हैं, 7-8 साल में दिए, 6 बार उन्होंने मिस किया है। बट ये नया CEO आता है तो क्या चेंजेस आती है, तो वो बाजार देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक होप्स बोल सकते हैं कि शायद होप्स आ चुके हैं कि एक नया बाहर से CEO आया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होप्स है। हाँ। और बाजार वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन देखिए क्या होता है, किस तरह वो डिलीवर करते हैं। अगला क्वार्टर जो आने वाला है थोड़े महीनों में, बिल्कुल उस पर क्या रहेगा वो ज्यादा रहेगा। और आज भी जब मार्केट शुरू हुआ था तब हमने देखा था साइंट उस वक्त 3.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर पूरे मार्केट में थोड़ा दबाव दिख गया तो स्टॉक वापस अराउंड अपने फ्लैट लेवल के आसपास फिर जाता हुआ नजर आया था। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जरा आप ये स्टॉक देखिए और बताइए टेक्निकली आपको क्या नजर आ रहा है ये स्टॉक में। 24 जनवरी को यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और वहां से हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी बेरिश हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हालांकि फिर 2 से 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अपसाइड मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है कि 1540 से लेकर जो 1620 के लेवल्स हैं वो मेजर हर्डल्स हैं। एक बार ये स्टॉक 1620 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, देन आफ्टर हमें इसमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को 1815 से लेकर 1850 के लेवल्स तक भी पुश कर सकता है। तो ओवरऑल व्यू अभी फिलहाल तो थोड़ा सा टेंटेटिव है, बट मुझे लगता है कि जैसे स्टॉक 1620 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन आफ्टर हम इसमें बाइंग रेकमेंड करने का सोच सकते हैं। और जब तक इसके नीचे रहता है तो कंसोलिडेटिव मूव बना रहेगा। निचले स्तर पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 1380 से लेकर 1300 के लेवल्स के दिखाई दे रहे हैं, तो इसे ऊपर जाने के लिए 1380 फॉलोड बाय 1300 के लेवल्स को डिफेंड करना होगा और 1620 के लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव डाउन देना होगा। लक्ष्मीकांत जी, इंपॉर्टेंट लेवल्स साइन के बताते हुए, और ऑफकोर्स नज़र रखिएगा, नया CEO आ गया है। ब्रोकरेजेस की तो बुलिश नज़रिया भी बना है। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र जी, इनका स्टॉक है NMDC। नमस्कार जितेंद्र जी। हेलो, नमस्कार जितेंद्र जी, आपका स्टॉक NMDC है, जरा बता सकते हैं कि आपकी क्या बाइंग प्राइस और क्वांटिटी थी? NMDC का बाइंग प्राइस है 65 रुपीज, 40,500 स्टॉक्स है, और NTPC है 1500
323 का। अच्छा, सो एनटीपीसी आपका 323 का है, एनएमडीसी 65 का है। ये दो आपके स्टॉक्स है। और सर ये दोनों ही स्टॉक आप लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म है। कम से कम 3 फिगर के पहले नहीं बेचूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो कम से कम जो है आप 3 अर्निंग सीजन तक नहीं बेचेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले जो है एनएमडीसी पे भी बात कर लेते हैं। 65 का बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनता है, विनोद जी जरा बताएं। जी, एनएमडीसी आई मीन इस ओवरऑल अगर देखें तो आयरन ओर के प्राइसेस काफी वोलेटाइल रहे हैं, लेकिन कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है कुछ एक महीनों में, जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस में क्लियरली वो रिफ्लेक्ट हुआ था, मार्जिन ये सब में। मुझे लगता है ये चीज अब ये क्वार्टर में भी, आने वाले क्वार्टर में सस्टेन करेंगे, राइट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि डोमेस्टिकली अगर मैं देखूँ तो डिमांड काफी ठीक ठाक है मेटल सेगमेंट में, बिकॉज ऑफ ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, रियल स्टेट एक्टिविटीज। यस, थोड़ा कंसर्न है इंपोर्ट्स का, बट मुझे वो सब वो कंसर्न रहते हुए मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ा एनएमडीसी के लिए, बिजनेस के लिए खतरा होगा। बट कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ऊपर से जो स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया, मुझे लगा जो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी मुझे ठीक ठाक लगता है कि लंबी अवधि के लिए हमारा मानना है कि चूंकि ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, बहुत लंबी अवधि के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बट ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। और लक्ष्मीकांत जी आपके लिए ये सवाल रहेगा एनटीपीसी के लिए। इनका बाइंग प्राइस है 323 का। लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कहते हैं, जरा बताएंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं एनटीपीसी में? एनटीपीसी में एक लंबे समय करेक्शन के बाद बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है डेली के चार्ट्स पे, और वीकली के चार्ट्स पे इसने 100 वीक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया है। और अगर फ्राइडे इसकी क्लोजिंग 305 के ऊपर अगर होती है, तो डेफिनेटली होगी चार्ट्स को देख के तो यही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली के चार्ट्स पे। और मंथली के चार्ट्स पे यहाँ पर हमें एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता आ रहा है। तो ये तीनों ही चार्ट्स यही दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो यहाँ पर जो लॉन्गर टर्म के जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं 285 से लेकर 275 के लेवल्स तक। और जब तक ये इसको होल्ड करता है तब तक इसमें पुल बैक मूव बना रहेगा। आने वाले समय में ये स्टॉक 375 से लेकर 385 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। और जो इसमें बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट होगा वो 330 के ऊपर होगा। 330 के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है तो वहां से 380 के लेवल्स नजर आ रहे हैं एनटीपीसी में। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है एनटीपीसी पे लक्ष्मीकांत जी बताते हैं। ये देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ नीलेश जैन जी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी आपका स्वागत है, अंश बात कर रहा हूं। बताइए, बाजार थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, स्पेशली निफ्टी की बात करें तो इस थोड़े से प्रेशर वाले मार्केट में आप कौन से रिकमेंडेशन लाए हैं? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। श्रीराम फाइनेंस एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अपने 200 डीएमए को क्रॉस किया, साथ ही 50 डीएमए को भी आज क्रॉस किया है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अंडरलाइन फिलहाल 570 के आसपास है। 585 से 600 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे 570 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो फिलहाल 11 to 12 के बीच में ट्रेड हो रहा है। 6.5 का स्टॉप लॉस होगा, 18 और 24 के 2 टारगेट होंगे। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 750 का है, इसीलिए पर लॉट जो रिस्क है वो 4100 का है, एंड अप्रॉक्स रिवॉर्ड पर लॉट 9000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल श्रीराम फाइनेंस एंड ओवरऑल एचडीएफसी स्पेस एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की सलाह। बिल्कुल, यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस पे राय आती हुई और यहाँ पे 570 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने का यहाँ पे बताया गया है। 11 से 12 रुपए के बीच में अधिकतम मुनाफा देखे तो 9000 का और अधिकतम नुकसान देखे तो 4100 का। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। शुक्रिया नीलेश इस बेहतरीन रिकमेंडेशन के लिए। एक डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है। तो इसमें सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप ट्रेड ले। जी बिल्कुल। ये हमारे अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज, वो मुंबई से जुड़ रहे हैं। और नमस्कार डॉक्टर मनोज, आपके 3 स्टॉक्स हैं? यस सर, नमस्कार सर। जी बिल्कुल। टाटा मोटर्स है 875 के लेवल्स पे, आईआरएफसी है 175 पे,
और IDFC बैंक है, ये है 74 लेवल्स पे। अब तीनों स्टॉक्स की राय की अगर बात करें तो मनोज सर, ये आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा? लॉन्ग टर्म बेसिस अराउंड 1 ईयर का प्लान है अभी मेरा, एक्चुअली अराउंड टू 1 ईयर, मोर टू 1 ईयर। अच्छा ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर का आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है। आपके हैं 3 स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, IRFC, IDFC बैंक। टाटा मोटर्स जो है यहाँ पे थोड़ी सी लॉस है, आपकी 875 की बाइंग प्राइस है और अब करंट लेवल्स जो है अराउंड 686 का है। IRFC जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑफकोर्स IDFC बैंक पे जो है इन दोनों स्टॉक्स पे हम ज़्यादा नज़र देंगे। IDFC बैंक 74 लेवल्स पे आपने बाई की है और करंट प्राइजेज जो है अराउंड 60 और 61 रुपीज़ के ऑड है। तो सबसे पहले जो है लक्ष्मीकांत जी टेक्निकल लेवल्स चेक कर लेते हैं टाटा मोटर्स के। यहाँ पे 1 साल के समय के अवधि के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे इनका बाइंग प्राइस 875 का है। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लेके आते हैं अगर 1 साल का अगर होल्डिंग पीरियड देखें तो लक्ष्मीकांत जी? वीकली और मंथली चार्ट्स पे तो बेरिशनेस बना हुआ है टाटा मोटर्स में। हालांकि डेली के चार्ट्स पर एक बेस फॉर्मेशन पिछले 7 से 8 दिनों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है 660 665 के जोन के आसपास। सो यही एक क्रूशियल सपोर्ट, मतलब की सपोर्ट रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। अगर यहाँ से एक पुल बैक मूव आता है तो देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक 735 से लेकर 765 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर टाटा मोटर्स ने 660 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो देन आफ्टर हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 630 टू 615 जोन। सो ओवरऑल रेंज बाउंड मूव ही है। एक सॉलिड स्ट्रक्चर तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा टाटा मोटर्स में। हालांकि जो सपोर्ट है वो 660 का है, उसको अगर डिफेंड करता है देन आफ्टर हमें 735 टू 765 का एक अपसाइड का रेंज दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें, आप इनका सेकंड स्टॉक रिपीट करेंगे क्या? जी बिल्कुल, सेकंड स्टॉक जो है IDFC बैंक का है एंड ऑफ कोर्स इनके जो रिजल्ट्स भी आए हैं वो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे। ऑफ कोर्स जो इम्पैक्ट देखा था अनसिक्योर्ड लोन्स का, जिस तरह इम्पैक्ट आ रहा था बैंकिंग स्पेस में, तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले थे और वैल्यूएशंस पे भी सवाल उठे थे। तो करंटली जो टेक्निकल लेवल से IDFC बैंक क्या लगता है? 74 बाइंग प्राइस है, करंट लेवल 60 है। देखिए अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है जो कि है 65 के लेवल्स के आसपास। अगर 65 के ऊपर ये डिसाइसिव क्लोजिंग देता है देन आफ्टर इनके लेवल्स आने का उम्मीद है। अदरवाइज अगर ये अपने जो सपोर्ट एरियाज है जो कि आ रहे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 55 54 उसके नीचे अगर फिसलता है तो देन हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है और उस दौरान ये स्टॉक 45 तक के लेवल्स को भी टच कर सकता है आने वाले समय में। तो तेजी जब तभी आएगी जब ये स्टॉक 65 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो यह है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इनसाइट्स है बताते हुए इस स्टॉक पर। तो चलिए इसी के साथ एक और स्टॉक को ले लेते हैं क्योंकि आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी बातचीत हो रही है। हम देख रहे हैं कि सोशल साइट्स हो या यूट्यूब हो, इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है क्योंकि पिछले 7-8 सेशन से ये थोड़ा अटका हुआ था। आज अच्छा 2% से उभर कर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और आज के दिन में जो भी स्टॉक 2% 3% ऊपर जा रहे हैं कुछ ना कुछ न्यूज़ की वजह से ही जा रहे हैं। तो शरद, क्या इसके ऊपर भी कुछ खबर है हमारे पास? जी बिल्कुल अंश, इन्वेस्टेक का रिपोर्ट आया है। इंटरेस्टिंगली जो ऑटो स्पेस है यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड दिया। आप सोचिए ऑटो में इतना जो है नेगेटिविटी या अनसर्टेनिटी चल रहा है, उसके अलावा ये ऑटो एंसिलरी को जो है एक अपग्रेड किया। पहले क्या है, होल्ड कर दिया, पहले सेल था। टारगेट प्राइस है 2780 के लेवल्स। ये जो टायर्स बनाते हैं ना, ऑफ हाईवे टायर्स बनाते हैं जो बड़े वाले होते हैं, वहाँ पे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं यूरोप से। मैक्रो सेटिंग अच्छा है। हाँ US टैरिफ का इशू तो है लेकिन ओवरऑल जो है जो अभी दिख रहा है वो ऑर्डर्स बढ़ रहा है, तो उसके कारण ये अपग्रेड देखने मिले हैं। और अंश इंटरेस्टिंगली ये भी बता दो, जो EPS टारगेट है 2 से 6% बढ़ा दिया अगले 2 साल में। तो इन्वेस्टेक का बुलिश रिपोर्ट आ रहा है, उसके कारण जो है हम ऑफकोर्स स्टॉक देख पा रहे हैं दिन के हाई लेवल्स पे भी है, 2% ऊपर है। तो फंडामेंटली तो इसमें व्यूज इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। टारगेट प्राइस 2780 का दिया है, अभी करंट लेवल्स 2730 के पास है, यानी कि 50 रुपया थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरे को बस लक्ष्मीकांत जी से जानना था कि शॉर्ट टर्म लेवल्स पे टेक्निकल्स के चार्ट क्या लग रहे हैं अगले 1 से 2 महीने के बीच, अगर मान के चले तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में और कुछ फॉलो ऑन बाइंग देखने मिल सकता है और क्या लेवल्स छू सकते हैं? क्या 2900 2950 के लेवल्स देख सकते हैं?
जी शरद जी, यहाँ पर भी मुझे एक बॉटम आउट फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसने 2540 के लेवल से पुल बैक मूव हमें देखने को मिल रहा है बाल के इंडस्ट्री में। अगर हम आरएसआई और मैकडी पे भी नजर डालेंगे तो उन्होंने बुलिश क्रॉस ओवर डेली के चार्ट्स पे शो किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। जो नेक्स्ट हर्डल है वो दिखाई दे रहा है 2840 का, और अगर वहां उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है बाल के इंडस्ट्री में। और 2840 के ब्रेक थ्रू के बाद हमें यहाँ पर 3120 से लेकर 3150 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं बाल के इंडस्ट्री में। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में। करंट लेवल से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। जब तक स्टॉक 2540 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम डबल बॉटम का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइंग मोमेंटम 2840 के ऊपर आ सकता है। एक बार इसको अगर क्रॉसओवर मिलता है तो 3150 के लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं बालकनी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव नज़रिया आता हुआ बालकृष्ण इंडस्ट्री पे डबल बॉटम से अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। ऊपर के लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं, तो इन लेवल्स पर नज़र रखें। तो चलिए, यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। विनोद जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये सवाल दरअसल जोमेटो पर है। हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया, तो एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि स्टॉक आपको फंडामेंटली कैसा नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले साल के हाई से, अगर सितंबर के आसपास के हाई से देखें तो स्टॉक 30% गिर चुका था। उसके बाद हमें थोड़ी सी रिकवरी आती हुई नजर आई। तो वैल्यूएशन वाइज और आउटलुक वाइज आपको कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? जी, आज स्टॉक टॉप लेवल से ठीक-ठाक अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। नो डाउट फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है स्टॉक। अभी भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। इनके जो फूड डिलीवरी बिज़नेस है उसमें कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि लगभग 20% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली आ रहा है। मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जिस हिसाब से ओवरऑल आई मीन ट्रैक्शन दिख रहा है। एट द सेम टाइम इनका जो ब्लिंकिट का बिज़नेस है उसपे भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो स जि जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा स्टॉक करेक्ट बीच में थोड़ा प्रेशर में रहा बिकॉज़ ऑफ सडन हायर इन्वेस्टमेंट, और जिसकी वजह से मार्जिन में भी दिख आया था। बट मुझे लगता है कि वो कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक प्लान है, राइट? और इसमें ब्लिंकिट प्लस ये मिला करके या इनका जो फूड डिलीवरी बिज़नेस मिला करके देखें तो इसका अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट रहने वाला है। एट द सेम टाइम ये अकेला इस ये सेगमेंट में जो कंपनी है जो अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, राइट? तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को होल्ड करनी चाहिए। जो रिसेंट करेक्शन हुआ इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फंडामेंटली मुझे लगता है कि आपको लुक्स टू बी वेरी साउंड। बिल्कुल, तो यह नज़रिया आता हुआ विनोद जी का जोमेटो पर।